नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल शौर्य करियर पॉइंट में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम हेनरी का नियम समझ करके चलते हैं कि हेनरी का नियम एक्चुअली में क्या होता है। पिछली क्लास में भी हमने हेनरी का नियम बता दिया था, लेकिन हेनरी ने अपने नियम को ही दो तरीके से कहा है। उनका नियम दो नहीं है, नियम तो एक ही है, लेकिन एक ही नियम को वो दो प्रकार से समझा रहे हैं। और इस दो प्रकार से समझाने के लिए एक ही प्रकार के नियम को एक उनका जो साथ दिया था वो डाल्टन ने दिया था। मतलब वो डाल्टन के नियम को मूल प्रभाज के अनुसार अगर थोड़ा समझाया जाएगा तो किस तरीके से हम लोग हेनरी के नियम को बोल सकेंगे। अच्छा, मुझे पहले खेल में एक बात बताओ साहब, कल आपने क्या हमें सिखाया था? हमने कहा ये तो आप ही बता सकते हैं कि मैंने कल आपको क्या सिखाया था। तो हेनरी का नियम अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो सर हम लोगों ने यहाँ से जो पहले चीज़ें सीख करके चली हैं वो तो साहब है हेनरी का नियम। अच्छा, इस हेनरी के नियम में पिछली बार भी कुछ बातें हुई हैं क्या? कह रहे हैं कि बिल्कुल सर, पिछली बार भी कुछ बातें हुई हैं इस हेनरी के नियम में। कह रहे हैं कि सर बताइए वो जो बातें हुई हैं वो ऐसी कौन सी बातें हुई हैं जो कि हेनरी के नियम में हम लोगों ने उसे सॉल्व किया है। तो हेनरी का नियम जो पिछली मर्तबा हम लोगों ने सॉल्व किया वो एक्चुअली में क्या था, समझो पहले। ये साहब हेनरी का नियम हमारे पास में दे दिया है। पिछली बार हमने सॉल्व किया था हेनरी का नियम, तो वहाँ पर हम लोगों को क्या दिया गया था कि किसी द्रव में जब किसी गैस को घोला जाता है तो द्रव की सतह पर पड़ने वाला जो क्या होता है, आंशिक दाब होता है। वो क्या होता है, जो आंशिक दाब होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, उसमें पड़ने वाली जो गैस होती है। इसका मतलब गैस की जितनी अधिक मात्रा उपस्थित होगी उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, वाष्प दाब उसके ऊपर लगेगा। मतलब किसी विलयन में, किसी द्रव में गैस को घोलने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या लगाना पड़ता है, दाब लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा उसके ऊपर बच्चों हम लोग दाब लगाएंगे उतनी ज़्यादा गैसें आसानी से क्या होती हैं, घुल जाती हैं। तो उस नियम में हम लोगों ने यही सॉल्व किया था। वहाँ पर हम लोग अगर देख करके चलेंगे तो प्यारे बच्चों हम लोगों को क्या दिया था, W प्रोपोर्शनल, वहाँ पर क्या था, P। अब अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो एक नियतांक निकल करके आया K, और उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, P होगा। अच्छा, अगर इस नियतांक के बराबर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो K बराबर W अपान क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये P हो जाएगा। अच्छा सर, एक एक की बात अगर हमको बता देते हैं कि यहाँ से K क्या होता है, W क्या होता है और यहाँ से क्या होगा, P होगा। तो हमने कहा K एक समानुपाती स्थिरांक होता है। बच्चों क्या होता है, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये एक प्रकार का समानुपाती स्थिरांक है। हमने कहा ठीक है कि अगर ये एक प्रकार का समानुपाती क्या है, स्थिरांक है। और ये दूसरा वाला क्या होता है, तो दूसरा कह रहे हैं कि घुली हुई गैस की मात्रा की, वो गैस द्रव में कितनी ज़्यादा घुल रही है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं घुलनशील गैस है। ध्यान से देख सकते चलना, घुलनशील गैस की मात्रा। चलिए सर ये तो समझ में आ गया कि घुलनशील गैस की ये हमारे पास में क्या दिखाई दे रहा है, मात्रा दिखाई दे रहा है। और ये हमारे पास में क्या होता है, तो कह रहा है कि ये हमारे पास में उस विलयन का क्या होगा, दाब होगा जो द्रव की सतह पर क्या होगा, पड़ेगा। इसी नियम को कुछ इस प्रकार से बयां कर सकते हैं कि हमारे पास में ये क्या होगा। आप पहले अगर बात समझ करके चलेंगे कि सर ये पहला नियम जो हमारे पास में है ये क्या होगा। साहब अगर इस नियम को हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे, अब दूसरे तरीके से जो डाल्टन ने ये इस नियम को कहा था, तो डाल्टन ने यहाँ पर नियम को ये बताया कि किसी गैस का जो वाष्प दाब होता है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होता है वो उस विलयन में उपस्थित गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही चीज़ें वहाँ पर डाल्टन ने बताया था कि वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होगा वो उस गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। एक्चुअली ये क्या कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो नियम यहाँ से हमको दिखाई दे रही है ये नियम किसके अनुसार आ रहा है, डाल्टन के अनुसार आ रहा है। अब बताओ, जो डाल्टन के अनुसार यहाँ पर नियम आ रहा है, उन्होंने ये कहा था कि स्थिर ताप पर, मतलब इस प्रक्रिया को जब करने लगे ना, न तो नीचे से ताप तुमको बढ़ाना है, न तो नीचे से टेम्परेचर तुमको क्या करना है, घटाना है। मतलब एक ऐसे वातावरण में क्रिया करनी है जहाँ का ताप में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब न तो बाहर से ताप देना है, न तो अंदर से ताप को बाहर खींच देना है, कुछ नहीं करना, स्थिर ताप पर। तो ये चीज़ें मैं हमेशा समझा दे रहा हूँ कि दोनों के नियम में कोई सा भी प्रयोग करने लगो तो वहाँ पर ताप वगैरह, टेम्परेचर वगैरह इसमें नहीं लगाना है।
जितना टेम्परेचर पर विलयन दे दिया जाए उतने टेम्परेचर पर ही आपको प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पर हमको ये किस प्रकार से बता रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी गैस को जब इसमें हम लोग घोलते हैं, अच्छा इनका पहले हम लोग देसी मतलब आपको बता देते हैं। कह रहे हैं कि सर हमारे पास में दाब तो ज़्यादा है ये नहीं है, और जब दाब ज़्यादा नहीं है तो कह रहे हैं कि जब यदि आप लोग कोई पात्र ले लेते हो, इस पात्र में अगर मैं आपको कोई विलयन भर करके दे देता हूँ, चलिए साहब एक पात्र ले लिया, इस पात्र में यहाँ से विलयन को भर करके ले लिया गया है। अब बताओ इस पात्र में जिस विलयन को आप लोग भर करके यहाँ से लोगे, हमने कहा इसी में मैंने गैस डाल दिया। अब बताओ जब इस गैस मैंने इसमें डाल दिया, अब हमने कहा कि ये गैस क्या पानी में घुल जाएगी क्या करके, ये काला वाला गैस है, ये लाल वाला क्या है पानी है। किसी द्रव में जब पानी में गैस मैंने डाल दी, हमने कहा जाओ बेटा तुम आसानी से घुल जाओ, जाओ आसानी से घुल जाओ, करे कि ना हम नहीं घुलेंगे, इस पानी में हम घुलने वाले नहीं हैं। तो जब पानी में तुम घुलने वाले नहीं हो तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या होगा, गैस की संख्या कम है। अब देखो इन गैस के अणुओं के ऊपर कोई बोझा नहीं है, मैं और ज़्यादा गैस गांज दूंगा, जब मैं इतनी ज़्यादा इनके ऊपर गैस गांज दूंगा कि देखो सब एक दूसरे से दब जाएंगे। जब सब एक दूसरे से दब जाएंगे तो अब ये गैसों के ऊपर क्या पड़ने लगा, दाब पड़ने लगा है बच्चों। इतनी ज़्यादा मैंने इसमें गैस गांज दिया कि गैसों के ऊपर क्या पड़ने लगा, दाब पड़ने लगा। अब ये कहेगी उई अम्मा अब यहाँ से ये गैसें यहाँ से दब दब के सारी गैसें क्या होंगी, नीचे घस घस आ जाएंगी। इसका मतलब इस विलयन पर भी क्या पड़ गया है, दाब पड़ गया। अभी इस गैस का मोल प्रभाज क्या है, बढ़ गया है, मोल प्रभाज बढ़ गया। ये वाली गैस घस से यहाँ से होकर के इसमें आकर के ये गैस हमारे पास में क्या हुई, मिल गई। ये गैस यहाँ से होकर के इसमें आकर के मिल गई। इसका मतलब नीचे वाली परत जो गैस की है इसके ऊपर बच्चों क्या पड़ रहा है, दाब पड़ रहा है। नीचे वाली गैस के ऊपर बच्चों क्या पड़ रहा है, दाब पड़ रहा है। इसीलिए तो ये गैसें आकर के पानी में मिल जा रही हैं। इसका मतलब ये गैसें पानी में मिल रही हैं, तो इसका यही मतलब है कि इस गैस के ऊपर क्या पड़ा था, दाब पड़ेगा। ऊपर वाली गैसों पर दाब नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे वाली गैसों की सतह पर क्या पड़ेगा, दाब पड़ेगा, क्योंकि हमने बाहर से कोई सिस्टम या पिस्टन नहीं लगाया है। तो कोई गैस पानी में ज़्यादा तब भी घुल सकती है यदि गैसों का मोल प्रभाज बहुत ज़्यादा हो, गैसों की संख्या मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तब भी वो पानी में थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होती है, घुल जाती है। लेकिन पहले वाले नियम में ज़्यादा पुष्टि करता है इन सारी चीज़ों की, क्योंकि उसमें टेम्परेचर दाब बाहर से दिया जाता है। इसमें भी बाहर से दे सकते हो। हालांकि चलिए इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको, तो ये चीज़ें और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएंगी। सर ये बताइए ये आपने क्या लिया है, हमने कहा कि ये हमने जो लिया है द्रव लिया है। ये जो हमने यहाँ पर ले लिया है, यहाँ से बच्चों हमने गैस लिया है, और यहाँ पर जो चीज़ें ली गई हैं, यहाँ पर ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आंशिक दाब लग रहा है। क्या लग रहा है, आंशिक दाब लग रहा है। ऊपर वाली परत की वजह से नीचे वाली परत पर दाब लग रहा है, ऊपर वाली परत की वजह से नीचे वाली परत पर क्या लग रहा है, दाब लग रहा है। चलिए एक बात तो यहाँ से ये समझ में आ गया है, तो हमने इसको यहाँ से बता दिया। अब आगे समझ करके चलो। तो इन्होंने बस यही इतनी सारी चीज़ें कही हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ें तो इन्होंने कहा नहीं है। यही कहा कि जब किसी द्रव में किसी गैस को घोला जाता है तो गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब जो होगा वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसका मतलब ध्यान से समझ करके चलना, एक शब्द होता है मोल प्रभाज, ध्यान से देख करके चलना, क्या होता है, मोल प्रभाज। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग चाहो तो मोल प्रभाज बोलो, और या तो आप लोग चाहो तो इसी को आप लोग बोल सकते हो मोल अंश बोल सकते हो। बच्चों इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो, मोल अंश बोल सकते हो। अब देखो ध्यान से, इसे अगर हम लोग मोल अंश बोलेंगे तो इसका जो संकेत होता है प्यारे बच्चों वो हमेशा क्या होगा, कई बच्चे बोलते हैं कि इसका संकेत क्या होगा, एक्स होता है। हमने कहा वेरी गुड, बहुत सही, एक्स तो है, लेकिन आपको केवल ये दिख रहा है, लेकिन ये एक्स नहीं है प्यारे बच्चों, ये एक्स जैसा दिख रहा है, लेकिन ये एक्स नहीं कहेंगे प्यारे बच्चों। इसका एक प्यारा सा नाम होता है, इसे हम लोग कहते हैं काई। क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं काई कहा जाता है, CHI। अगर ये वाला शब्द आप लोग इसके साथ में बोल देते हो तो समझ लो इसके ऊपर 4 चांद लग जाता है। अच्छा ये बताओ, किसी की बीवी अगर काली हो, वो कह दे कि बेचारा कलूटी इधर हमको पानी दे करके थोड़ा सा चली जाओ, तो बेचारी क्या मानेगी, क्या नहीं मानेगी ना। तो इसका मतलब गुस्सा हो जाएगी, भाई उसका नाम क्या है, राधिका है, उसे क्या बोलो, राधिका थोड़ा सा पानी दे दो ना हमें, देखो वो खुश हो जाएगी। और थोड़ा अगर प्यार से बोलना है तो एक ऐसे शब्द
का इस्तेमाल करो जो कि कॉमन है सभी लोगों में। कौन सा? इस शब्द का अगर इस्तेमाल करोगे ना तो लोग जहन्नुम से आपको पानी देने के लिए चले आएंगे। ऐसी ऐसी मतलब भाई साहब देखो, ये कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं जिसको शादी के बाद अपना लिया जाए तो कभी लड़ाइयाँ नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब ये हम लोग यहाँ से देख लेते हैं और चीज़ें क्या हो सकती हैं। ठीक है ना, तो चलिए बाबू, इसको अगर हम लोग यहाँ से देख के चलेंगे तो और चीज़ें क्या निकल के आएंगे सामने। एक ये तो हो गया है। अब इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको और समझाना चाहूँगा कि सर और क्या हो सकता है। पहले तो भाई साहब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा नोट वाले पॉइंट में डाल देता हूँ। इसको नोट करना है आप लोगों को और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर इसको नोट करना है आप लोगों को तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैं डाल दिया और मैं छोटा करके डाल देता हूँ। आपको ये दिख रहा होगा, मैं ऐसे उम्मीद करके चलता हूँ। इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये आप लोगों के लिए नोट के लिए सारी चीज़ें दे रहा हूँ और किसी चीज़ के लिए नहीं दे रहा हूँ। ये मोल प्रभाज होता है और बच्चों इसे क्या कहते हैं? काई कहा जाता है। अब ध्यान देना कि इसका जो नियम है ये क्या है। तो पहले हम लोग नियम को समझ लेते हैं। बच्चों नियम यहाँ से क्या दिया है? नियम कह रहा है कि किसी गैस का, ध्यान से देखना, नियम यहाँ से क्या कह रहा है? किसी गैस का, किसी गैस का वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। चलो एक बात तो बच्चों यहाँ से ये समझ में कि मतलब किसी गैस का वाष्प अवस्था में, कह रहा है कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। मतलब जो आंशिक दाब है गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। कहीं ना कहीं वायर जल रहा है, लेकिन कहाँ पर जल रहा है ये चीज़ें नहीं बता सकते अभी। भाई साहब कुछ जल रहा है लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ से अगर हम लोग इसको देख करके चलेंगे भाई साहब तो क्या होगा? कह रहे हैं कि साहब ये जितनी चीज़ें हमारे पास में हो रही हैं, अब चलिए बच्चों, देखा ना आप लोगों ने, आपके सामने ही शॉर्ट सर्किट हुआ तुरंत भड़ाक से एकदम। मैंने पहले ही कह रहा था कि कुछ वायर की स्मेल आ रही कि वायर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जल रहा है। चलिए तो ये इनका नियम हो गया है। अब एक बात मेरी और समझिए आप लोग, केवल इतनी सी बात हमको समझ करके चलना है। इसमें हमको क्या करना है? किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, इतना वाष्प अवस्था में आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इतना हमको देख करके चलना है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से बच्चों? हमें केवल इसमें एक चीज लेकर के चलनी है, पी प्रोपोर्शनल काई। ध्यान से देख करके चलना, पी प्रोपोर्शनल क्या होगा? काई। पी को हटाएंगे तो एक नियतांक होगा, वहां पर तो के लगा दिए हैं इस वाले में, लेकिन यहाँ पर के एच होगा चूंकि हेनरी नियतांक होगा के एच, और यहाँ से फिर क्या हमने कर दिया? काई। अब ध्यान से देखो, अगर हेनरी नियतांक बराबर पी एच के एच बराबर अगर मैं निकाल करके चलूंगा बच्चों तो यहाँ से क्या होगा? के एच बराबर यहाँ से हमारे पास में होगा P अपान क्या हो सकता है? तो इसका मतलब कह सकते हैं कि भाई ये काई हो सकता है। देखो इतनी बातें यहाँ से ये क्या होंगी? इसमें बंद हो जाएंगी। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई है। देखो ये क्या है? इसे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब ये जो चीज़ें हमारे पास में दी गई हैं ना, इसे हेनरी स्थिरांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। करेंगे सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक एक का मतलब आप हमें यहाँ से लिखा दीजिए। क्योंकि जो के एच है इसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं, जो पी है ये आंशिक दाब है, ये जो काई है इसे मोल अंश या मोल प्रभाज कहा जाता है। करेंगे सर ठीक है, अगर ये हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इससे बच्चों हम लोग बोलेंगे यहाँ से कि सर ये वाला
वाला जो है ना, इसे कहेंगे हेनरी स्थिरांक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके याद करने के लिए। ये गैस का आंशिक दाब होगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आंशिक दाब बोलेंगे। और ये वाला क्या होगा बच्चों? मोल प्रभाज होगा। इसे क्या बोलेंगे? ये हमारे पास में जो होगा मोल प्रभाज होगा। या तो घुलित गैस इसमें हमारे पास में होती है। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? घुलित गैस या मोल प्रभाज होगा इसमें। ये चीज़ें तो हमारे समझ में आ गई। देखो इनका कहने का मतलब ये होगा, एक गैस के ऊपर दूसरी गैस का जितना ज़्यादा लोड होगा वो गैस उतनी ज़्यादा पानी में घुलनशील होगी, वो गैस उतनी ज़्यादा पानी में क्या होती है? डिसॉल्व होती है, उतनी ज़्यादा वो पानी में घुल जाती है। चलिए भाई साहब, एक बात तो हमारे पास में ये समझ में आ गई है। अब हम आपको ये कहना चाहते हैं कि एक बात और समझो। आप लोग करेंगे सर क्या समझ लिया जाए, पहले ये बता दीजिए। हमने कहा देखो समझने केवल इसमें आपको ये वाली बात है कि सर अगर कहीं भी आपको मैं कोई चीज़ें दे देता हूँ, जैसे हमने कहा ये ध्यान से आप लोग देख करके चलो, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। अब इस ट्राइंगल के ऊपर मैं एक प्रकार का ट्राइंगल और ऐसे बना दूंगा, थोड़ा बड़ा ट्राइंगल अगर मैं इसके ऊपर ऐसे बना दिया, फिर मैंने कहा कि इसके ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो इतना ज़्यादा मैंने बोझा रख दिया है कि ना, अब ये वाला थोड़ा सा नीचे दब जाएगा। अगर इसके ऊपर मैंने यहाँ से और बड़ा सा बोझा लाद दिया बच्चों, तो हम देखते हैं कि ये वाला क्या होगा? ट्राइंगल और ज़्यादा नीचे घस से दब जाएगा, क्योंकि ऊपर लोड बढ़ रहा है तो नीचे दाब क्या हुआ है? लगता हुआ चला जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा दाब किस पे लगेगा? करेंगे सर नीचे वाले पे सबसे ज़्यादा दाब लगेगा। वही किसी पात्र में ज़्यादा गैसें भर दी जाती हैं तो नीचे वाली गैसें नीचे धंसना क्या होती हैं? शुरू हो जाएंगी और वो विलयन में क्या होती हैं? पूरी तरीके से घुल जाएंगी। चलिए एक बात तो हमारे पास में ये समझ में आ गई। अब समझो सर हेनरी का नियम भी हमारे पास में हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि हेनरी के नियम से संबंधित कुछ उदाहरण हमारे पास में क्या हो सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको समझ करके चलेंगे। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, अब जो हेडिंग पड़ रही है बच्चों उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बोला जाएगा। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। चलिए सर, तो पहला वाला यहाँ से क्या होगा बच्चों? इसे हम लोग बोल के चलेंगे सर हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, या तो नियम के अनुप्रयोग करेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा अब ध्यान से देख के चलो। अच्छा अभी ग्राफीय निरूपण हमने नहीं किया, ध्यान से देखना। अभी मैं ग्राफीय निरूपण हमसे छूट रहा है, इसी में अगर हम लोग बता देते हैं तो इसमें ग्राफीय निरूपण करेंगे। ये वाला पोर्शन समझ में आया? इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बाबू क्या करूँगा? डिलीट करूँगा। अच्छा ये ध्यान से देख करके चलो कि इसमें जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ से लगा दी है सारे को हम लोग क्या करेंगे? इसमें डिलीट कर देंगे। तो इसमें अगर यहाँ से देखा जाएगा हेनरी के नियम का ग्राफीय निरूपण, तो हमको कैसा मिलेगी? चीज़ें क्या हो जाएंगी? अब एक चीज़ तो यहाँ से समझ में आ गई है कि इसका बच्चों हमें क्या करके चलना है? ग्राफीय निरूपण। इसे हम लोग कैसे समझ के चलेंगे? देखो हेनरी के नियम का ग्राफीय निरूपण क्या होगा? इसमें हमें कुछ नहीं लेना है। एक बच्चों हम लोग ले लेंगे यहाँ से एक्स अक्ष ले लेंगे, ध्यान से देख करके चलना। ये एक हमने ले लिया कि भाई साहब वाई अक्ष होगा, ये हमने यहाँ से ले लिया एक हमारा एक्स अक्ष होगा। इस वाले अक्ष पर हम लोग मान के चलते हैं कि ये वाली जो रेखा होगी हमारी मोल प्रभाज को प्रदर्शित करेगी। हमने कहा ठीक है कि सर ये रेखा जो होगी किसको दर्शाएगी? मोल प्रभाज को दर्शाएगी। ये वाली सर जो रेखा है, ये वाली रेखा किसको दर्शाएगी? आंशिक दाब को दर्शाती है। अच्छा तुम मुझे एक बार ये बताओ, 2 किलोमीटर ये चला, 2 किलोमीटर ये चला, 2 किलोमीटर और आगे बढ़ा तो ये भी और आगे 2 किलोमीटर बढ़ा, ये 2 किलोमीटर चला, ये भी 2 किलोमीटर चला, तो दोनों में समान चाल है कि नहीं? मतलब जितना ये बढ़ रहा है उतना ही ये बढ़ रहा है। तो आप हमको ये बताओ, क्या आपको ढाल बराबर समीकरण नहीं पढ़ा है? आप मैथ के स्टूडेंट हो, प्रवणता आपने नहीं पढ़ रही है, तो प्रवणता आप लोग जब जा करके पढ़ोगे, या 11th में तो आप लोग रेखा बना करके पढ़े हो, इसके बीच में हमको एक रेखा प्राप्त होगी। इस रेखा को हम लोग बोलेंगे सरल रेखा। क्या होता है? ये जो रेखा का ढाल मिला, इसका मतलब अगर ये बंदा मोल प्रभाज को मैंने इतना बढ़ा दिया है, ध्यान से समझना, अगर मैंने मोल प्रभाज को इतना बढ़ा दिया तो आंशिक दाब भी इसका इतना ही बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये इसके बीच में मिलाने वाली जो हमारे पास में क्या है रेखा है, ये उतना ही है कि नहीं? अगर मोल प्रभाज इतना हमारे पास में बढ़ जाएगा तो ये भी कितना बढ़ जाएगा? इतना बढ़ जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, जितना हमारे पास में ये बढ़ चुका है उतना ही हमारे पास में कौन बढ़ करके जाएगा? ये भी बढ़ेगा। हाथ से रेखा खींचना मतलब स्केल वगैरह लगा करके तो सारी चीज़ें एकदम बराबर चली जाएंगी। चलो तो ये तो हमारे पास में भाई साहब मोल प्रभाज हो गया कि ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जाएंगे। अब इसके बीच में मोल प्रभाज क्या है? इसे हम लोग कह सकते हैं कि सर ये काई होता है। ये क्या है? काई है। इसे सर हम लोग क्या बोल सकते हैं? पी बोल सकते हैं। तो जो रेखा की ढाल मिली है, इस
इस ढाल वाली रेखा किसको प्रदर्शित करती है? ये हेनरी स्थिरांक को प्रदर्शित करती है। प्यारे बच्चों की किसको प्रदर्शित करेगी? ये हेनरी स्थिरांक को प्रदर्शित करती है। चलिए, एक बात तो समझ में आ चुकी है कि सर ये हेनरी स्थिरांक क्या होता है। आपके ये चीज़ें तो समझ में आ गई। बहुत अच्छी बात है कि आपके ये सारी चीज़ें बच्चों समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि और चीज़ें हमारे पास में क्या होंगी। इसका मतलब इस फार्मूले को देख करके क्या समझ में आ रहा है? इस वाले फार्मूले को अगर हमारे पास में ये क्या है? मोल प्रभाज होगा। ये क्या है? हेनरी स्थिरांक होता है। ये मोल प्रभाज है, घुलनशीलता को दर्शा रहा है कि नहीं? ये जो मोल प्रभाज है ये किसको, इसको लिखने का मतलब क्या है? इसको लिखने का मतलब केवल एक ही है कि ये किसको यहाँ से प्रदर्शित कर रहा है? ये घुलनशीलता को प्रदर्शित कर रहा है। बच्चों ध्यान देना, इसको लिखने का तात्पर्य क्या है? इसको लिखने का तात्पर्य है कि घुलनशीलता, जितना ज़्यादा मोल प्रभाज होगा उतना ज़्यादा घुलेगी, जितना कम मोल प्रभाज होगा उतनी ज़्यादा गैस पानी में घुलने वाली नहीं है। इसका मतलब द्रव में, विलयन में घुलने वाली, विलायक में घुलने वाली गैस उतनी ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से तो ये चीज़ें हमने इतना समझा दिया है। तो हमको एक चीज़ मिल गया है, अगर हेनरी स्थिरांक बढ़ रहा है, ध्यान से देखना, अगर हेनरी स्थिरांक बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि विलेयता क्या हो रही है? घट रही है। इन दोनों में हमको व्युत्क्रम अनुपात का संबंध समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से समझना, इन दोनों को अगर मैं ले लेता हूँ तो इसमें हमको व्युत्क्रम अनुपात का संबंध समझ में आ रहा है। हम लोग दूसरे पे चलते हैं, पेज नंबर 2 पे। इधर की चीज़ें जितनी थी उतनी हो गई हैं। बच्चों हमको एक चीज़ देख के चलो, मैंने हेनरी स्थिरांक लिखा है आप लोगों को, और यहाँ से 1/, में कर देता हूँ कि हमारे पास में क्या है? ये काई दिया गया है, जिसे आप लोग एक्स नाम से समझ रहे हो बार बार। चलिए सर, ये जो हमारे पास में है काई है, इस काई को अगर देखो हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक का व्युत्क्रम क्या होता है? घुलनशीलता। ध्यान से देख करके चलना। इसी को मैं अगर अपनी लैंग्वेज में लिख करके चलूँगा तो हमने कहा कि हेनरी स्थिरांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है? कह रहे हैं कि सर घुलनशीलता। ध्यान से देख करके चलो, क्या होगा? घुलनशीलता। तो हेनरी स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है घुलनशीलता। हेनरी स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। हमेशा ये फंडे आपको याद करके चलने हैं। तो बच्चों अगर ये चीज़ें आपको याद करके चलनी है तो इतना आप लोग ये दिमाग में बैठा करके ही चलो कि ये सारी चीज़ें आपके पास में आने वाली हैं। चलिए, ये अगर हेनरी स्थिरांक का मान ज़्यादा होगा तो घुलनशीलता क्या होगी? कम। घुलनशीलता अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि हेनरी स्थिरांक का मान क्या है? कम। मैं दो गैसों में कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक गैस यहाँ से ले लिया है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि मैंने एक गैस ले लेता हूँ और उस गैस का मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि दोनों गैसों का जब मैंने क्या किया, कंपेयर किया, तो हमको दोनों गैसों का कंपेयर करने के बाद में ये श्रेय मिल रहा है कि जो दोनों गैसें दी गई हैं, एक के हेनरी स्थिरांक का मान क्या है? ज़्यादा है, तो वहीं दूसरे के हेनरी स्थिरांक का मान क्या है? कम है। तब देखते हैं कि दोनों गैसें जो पानी में मिल रही हैं वो हमारे पास में कैसी हैं। देखो, दो गैसें मैंने ले लिया। बच्चों एक मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्या? हाइड्रोजन। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि चेंज कर दूँ। चलिए, अब यहाँ से अगर हम लोग देख के चलेंगे कि सर हेनरी स्थिरांक जो हमको यहाँ से दिया है, इसको देखो, पता नहीं दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा भी, ये भी तो समस्या है। चलिए, अब यहाँ से हमको कह रहा है कि क्या होगा? दो गैसें मैंने ले लिया। एक बच्चों मैंने ले लिया इसमें से हाइड्रोजन। ध्यान से समझना, दो गैसें ले लिया और दो गैसों में मैंने यहाँ से ले लिया, एक में मैं यहाँ से लेता हूँ हीलियम। पहले ले लो, देखो यहाँ से मैंने इसमें ले लिया हीलियम, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन। अब बताओ बच्चों, अगर हीलियम और हाइड्रोजन में कौन गैस ज़्यादा पानी में घुलेगी? तो कह रहा है कि ये हाइड्रोजन गैस है। हीलियम के हेनरी स्थिरांक का जो मान होता है, इसके हेनरी स्थिरांक का जो मान होता है KH का मान, ध्यान से देख के चलो, हेनरी स्थिरांक के KH का जो मान होता है 144 किलो बार होता है। ध्यान से देख करके चलना, इसके हेनरी स्थिरांक का मान इतना किलो बार होगा। और हाइड्रोजन के का जो KH का मान होता है 64 किलो बार होता है। तो आप लोग ये बताओ कौन सी गैस पानी में ज़्यादा डिज़ोल्व होगी या कौन सी गैस जल्दी से घुल जाएगी? करें कि सर जिसका मान ज़्यादा है वो गैस जल्दी घुलने वाली नहीं है, और जिसका मान कम है वो गैस पानी में जल्दी से क्या होगी? घुल जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब यही है। ऐसे ऐसे गाँव में कुछ कहावत हो जाती हैं, कहते हैं कि जो चीज़ खाने में आपको कड़वी लग जाए समझ लो वो शरीर के लिए क्या
होता है, फ़ायदेमंद होता है। बताओ, जो चीज़ खाने में कड़वी लगे इसका मतलब वो खाने में फ़ायदेमंद होता है। जैसे कहेंगे, जैसे देख लो करेला, कहें हाँ बिल्कुल सही है, करेला अगर कड़वा है तो इसका मतलब खाने में क्या है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कहें जैसे कि मान लो नीम की पत्ती कड़वी है तो इसका मतलब वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अरे भाई, हम मान रहे हैं कि करेला शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, नीम की पत्ती शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ये नहीं है कि हर चीज़ जितनी कड़वी है वो शरीर के लिए क्या होती है, फ़ायदेमंद होती है। अब हमने कहा जैसे आप लोग टमाटर की सब्ज़ी खाते हो, अगर टमाटर कड़वा निकल जाए तब